नमस्कार, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में जो यूनिट 7+1 केमिस्ट्री से है। इक्विलिब्रियम आज का टॉपिक है। इस यूनिट के अंदर आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो होगा व्हाई डू रिएक्शंस सीम्स टू स्टॉप बिफोर दे रीच टू कंप्लीशन, व्हाट इज द एक्सटेंट टू व्हिच ए रिएक्शन प्रोसीड, एंड थर्ड वन इज कैन बी मॉडिफाई द कंडीशंस टू इम्प्रूव द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एक बार फिर से हम इन तीन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनका आंसर हम इस यूनिट के अंदर खोजेंगे। वो है कि ऐसे रिएक्शंस जो हमें लगता है कि रुक गए हैं कंप्लीट होने से पहले, वो फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा। दूसरा कि कहाँ तक रिएक्शन प्रोसीड करता है। तीसरा कि क्या हम अगर कंडीशंस को मॉडिफाई करें, टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, अगर हम इनको मॉडिफाई करते हैं रिएक्शंस के अंदर चेंज करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बढ़िया यील्ड के साथ आएगा। टू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस वी नीड टू नो फर्स्ट अबाउट इक्विलिब्रियम एंड इट्स nature. Equilibrium can be established in both type of conditions, means physical processes। एक physical process होता है हमारे पास और दूसरा chemical reaction होता है। physical processes जिसमें कि जो states है मैटर की वो चेंज होती है, solid liquids में convert होता है, liquids gaseous state में convert होता है, और जो chemical reactions होता है वो तो हमें पता ही है कि एक नया substance तैयार होता है जब हम reactants को combine करते हैं। फर्स्ट हम शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम से और उसके नेचर से। तो जो इक्विलिब्रियम होता है ये है कि ऐसी स्टेट होती है किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी केमिकल रिएक्शन है उसकी, जहां पे जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। अगर हम डेफिनेशन देने जाएं इक्विलिब्रियम की तो इस तरह से होगी: the state at which the concentrations of the reactants and products do not change with time। तो ये तो डेफिनेशन हो गया कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहां पे जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। लेकिन हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही है? तो हमारे पास कुछ एक पैरामीटर्स हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कलर है, डेंसिटी है। ये कुछ एक ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जिन प्रॉपर्टीज को स्टडी करके हम ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो स्टेज है वो अब किसी रिएक्शन में आ गई है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इक्विलिब्रियम सिस्टम का होता है वो होता है रिवर्सिबिलिटी कि आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होगा जब इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन की होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है। कुछ एक कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्शन काम करता है। तो अगर उन कंडीशंस को हम चेंज कर दें तो फिर जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो भी चेंज हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो रिएक्शन हम लिखते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आई होती है तो उसको हम डबल हेडेड एरो से इस तरह से लिखते हैं, जिसमें आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। मींस रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स फिर से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है जब इक्विलिब्रियम स्टेट किसी रिएक्शन में रीच होती है। अब इस तरह के रिएक्शंस में कितना अमाउंट रिएक्टेंट्स का बच गया ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ में जो रिएक्टेंट्स है उनका नेचर कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में यहाँ पर फिर आता है कि जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो क्या होती है, क्योंकि अगर हम आंखों से देखते हैं वहां पे तो हमें ये लगता है कि इक्विलिब्रियम जब कंडीशन रिएक्शन में आ गई होती है उस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा होता है, मतलब नथिंग इज हैपनिंग एट इक्विलिब्रियम। लेकिन ये तभी हमें लगता है जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सब चीजें देखते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, या हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं तो वहां पे जो चेंज है वो कंटिन्यू रहता है। मींस जो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड के हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड्स के हैं वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं।
जिससे हम ये यहाँ पे बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम बोथ द फॉरवर्ड मीन्स ये कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, उसको कहेंगे फॉरवर्ड। बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर स्टिल टेकिंग प्लेस। और ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस होते हैं जो वहां पे हो रहे होते हैं, हमें ये लगता है कि नहीं हो रहा है कुछ भी रिएक्शन के अंदर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, और मॉलिक्यूलर लेवल पे वो हो रहा होता है, तो उस वक्त हम फिर ये बोल देते हैं कि ये जो नेचर है इक्विलिब्रियम का वो डायनामिक नेचर है, और वहां पे जो रेट है रिएक्शंस के प्रोसीड करने का दोनों तरफ जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शंस में है वो इक्वल होता है। तो हम एक यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एक मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, तो इसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन है हर एक स्पीसीज की रिएक्शन के अंदर वो कांस्टेंट हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी हर एक स्पीसीज की रिएक्शंस के अंदर। अब जब ऐसा होगा तो हम बोलेंगे जो सिस्टम है जिस पे हम काम कर रहे हैं, मतलब जो रिएक्शन जहाँ पे हम रिएक्शन कर रहे हैं, वो सिस्टम हमारा हम बोलते हैं कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये है नेचर हमारा इक्विलिब्रियम का, तो हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जाएं तो हम बोलेंगे द सिस्टम इज इन मोशन। अब ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये फिजिकल जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें भी एग्जिस्ट करता है होता है, और जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें भी होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस या फिर केमिकल रिएक्शंस, तो इसका आंसर यही होगा कि डायनामिक मीन्स मूविंग एंड एट इक्विलिब्रियम व्हेन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एंड बोथ आर टेकिंग प्लेस एट द इक्वल रेट, देन वी कॉल दैट पोजीशन ऑफ द सिस्टम मीन्स डायनामिक पोजीशन मीन्स डायनामिक इक्विलिब्रियम, वहां पे हम उसको बोलेंगे। हालांकि हमें वहां पे कोई अपेरेंट चेंज नहीं लगता है इक्विलिब्रियम में, लेकिन जो रिएक्शंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है वो कंटिन्यू रहता है। सो that's about the dynamic equilibrium. Now next is types of equilibrium. Types या फिर आप क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। जो इक्विलिब्रियम टू टाइप्स का होता है, ये फर्स्ट जो है फिजिकल एंड सेकंड वन इज केमिकल। अभी जो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है ये फिजिकल प्रोसेसेस में होता है। फिजिकल प्रोसेसेस जैसे सपोज करो हमारे पास वाटर है और वो लिक्विड स्टेट में है, तो वो किस में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चला गया। तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बनता है। अगर आप ये जो प्रोसेस है उसको आप क्लोज वेसल के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर कर रहे हैं तभी होगा, ऐसा ओपन में नहीं होगा। उसके साथ और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे वाटर सॉलिड की फॉर्म में मींस आइस है, आइस और लिक्विड ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होते हैं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है ये। इसी तरह जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो केमिकल प्रोसेसेस में होता है। जैसे सपोज करो हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका रिएक्शन आप आयोडीन के साथ करते हैं तो ये रिजल्ट करता है HI बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए फिर डिकम्पोज हो जाता है जैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू होती है, और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, जिससे कि यहाँ पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो बनता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रोसेसेस में चलेगा जहाँ पे जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज होता है, और जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल प्रोसेसेस के अंदर वो अटेन होता है। और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है, जैसे अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को आपस में रिएक्ट करें, ऊपर भी एग्जांपल दिया था हमने, तो अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो जो अमोनिया है इक्विलिब्रियम जब इसमें अटेन होता है तो अमोनिया भी फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की फॉर्मेशन देता है। तो ये जो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन के इक्वल होता है जब इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन हो जाता है रिएक्शन के अंदर। तो ये दो तरह के इक्विलिब्रियम है, फिजिकल एंड केमिकल।
ये लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस और जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। और ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन है वो कितना प्रोसीड करता है। कुछ एक केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में होते हैं और थोड़ा बहुत जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वही बचती है, बाकी वो कंप्लीट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए होते हैं। और कुछ एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत थोड़ा सा अमाउंट उनका रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, बाकी जो सारे के सारे रिमेनिंग जो रिएक्टेंट्स हैं वो एज इट इज़ रहते हैं जब इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन होती है। और कुछ एक ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं केमिकल रिएक्शंस जिनमें कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की है वो लगभग बराबर होती है, कंपेरेबल होती है। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है जो इक्विलिब्रियम का एक्सटेंट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो कितना होगा। तो जो कंडीशंस हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में, जिस कंडीशंस में आप केमिकल रिएक्शंस को कर रहे हैं वो कंडीशंस कैसी है, वहाँ टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कैसी है और उनके चेंज से क्या फेवरेबल कंडीशंस रहेगी, वो नेक्स्ट इस यूनिट में आगे हम स्टडी करेंगे। फिजिकल इक्विलिब्रिया को एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास सॉलिड है और सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं, उस कंटेनर के अंदर इस तरह से एक वेसल ले लिया, वेसल के अंदर हमने यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया, इसको हम लिक्विड फॉर्म में वाटर को बोलेंगे कि ये लिक्विड है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड जो ऐड कर रहे हैं, लेट्स सपोज दैट वो सॉलिड है सुगर, तो डिफरेंट कलर से इसको लेते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या कर लिया, सुगर को डाल दिया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम सुगर को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। अब क्या होता है कि जो सुगर है वो डिसॉल्व होती जाएगी, हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और सॉल्यूशन को शेक करते रहेंगे और क्या होगा, जो शुगर है वो डिसॉल्व होती जाएगी। एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। अब सैचुरेटेड का मतलब है कि नो मोर सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अब शुगर इस सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि वहाँ पे अब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया और जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो आ गया है, वो अटेन हो गया है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है शुगर का, शुगर दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन या रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक ही बात है, सॉलिडिफिकेशन क्योंकि सैचुरेटेड कंडीशंस के बाद सॉलिड सब्सटेंस है वो अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टल्स उसके वहां पे तैयार होते हैं, प्योर फॉर्म में वो सेपरेट हो जाता है। तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब जब ये रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर की बात हो रही है तो इट मींस दैट कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स है शुगर्स के इस सॉल्यूशन के अंदर वो डिसॉल्व होते जाएंगे लिक्विड के अंदर, और कुछ लिक्विड के जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी डिसॉल्व्ड हैं वो वापस सॉलिड बन जाएंगे। सॉलिड वाला डिसॉल्व हो जाएगा लिक्विड में और जो लिक्विड में ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है वो सॉलिड बन जाएगा। तो ये काम होता रहता है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, मींस जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप किताब से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। अब एक दूसरा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक है, वो क्या है कि जब हम गैसेस को लेते हैं, सपोज करो हमारे पास कोई गैस है, उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड्स के अंदर, गैसेस इन लिक्विड्स। जैसे आप वो कोको कोला, पेप्सी या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आप अगर यूज करते हैं, वैसे यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर यूज करते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स उनको बोलते हैं हम। उनमें जो है गैसियस सब्सटेंस, बहुत ही नॉन गैसियस सब्सटेंस CO2 उनमें डिसॉल्व होता है। अब ये जो CO2 है गैसियस फॉर्म में है, लेकिन इसको किस में हमने डिसॉल्व करना है, सॉल्यूशन के अंदर
अंदर डिसॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे CO2 को इन सॉल्यूशन लेंगे। तो गैसियस सब्सटेंसेस को जब भी हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इस गैसेस की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। अब हेनरी लॉ क्या है? ये लॉ हमें ये सिखाता है कि जो गैसियस सब्सटेंस हम किसी सॉल्यूशन के अंदर या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो उस वक्त गिवन कंडीशंस में, जैसे सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड या सॉल्यूशन लिया हुआ है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने गैसेस को डिसॉल्व करना है। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो मूव करते रहते हैं इधर उधर, तो इसलिए उनको डिसॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो लिक्विड का सरफेस है, इस सरफेस के आप ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना गैसेस जो सब्सटेंस है वो कितना इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो पाएगा। मींस अमाउंट ऑफ गैस, m से उसको हम डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। द अमाउंट ऑफ गैस विच वी आर गोइंग टू डिसॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट या गिवन सॉल्यूशन एट ए गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर that is directly proportional to pressure applied above the surface of that liquid solvent या फिर solution। तो प्रेशर कितना आप अप्लाई करते हैं above the surface of this liquid solvent, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना गैसियस सब्सटेंस आप इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये हेनरीज लॉ बोलता है जब हम गैसेस को लिक्विड्स के अंदर डिसॉल्व करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम गैसेस को डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट्स के अंदर या किसी भी सुइटेबल लिक्विड्स के अंदर, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर की कंडीशन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो गिवन कंडीशन है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट लीजिए या फिर आप डेफिनेशन में इस तरह से बोल सकते हैं कि एट ए गिवन टेम्परेचर हाउ मच अमाउंट ऑफ गैस गेट्स डिसॉल्व्ड इन ए गिवन सॉल्वेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर अप्लाइड अबव द सरफेस ऑफ दैट लिक्विड। यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो K लगता है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। तो M इज इक्वल टू Kp। K से हम पता कर सकते हैं जो रेशियो है कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ और कितना जो प्रेशर अप्लाइड था अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो K की वैल्यू से वो हम पता कर सकते। तो ये था हेनरीज लॉ और इक्विलिब्रियम के बारे में कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है और कुछ एक फिजिकल इक्विलिब्रिया के एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रिया का और केमिकल इक्विलिब्रिया का, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर बात करेंगे और साथ में ही लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे।